बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बैरिस्टर गौहर अकेले ही रह गए हैं मैदान में, जो कैंपेन कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ से एक एक करके सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। शाहिद खट्टर को भी निकाल दिया और भी लोगों को निकाल दिया। और गवर्नमेंट एक फजूल सी बात कर रही है कि जी NOC चाहिए होता है, और नवाज शरीफ NOC लेकर गए थे और सलमान राजा ने NOC नहीं लिया था। और भाई कौन सा NOC चाहिए होता है? एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए NOC चाहिए होता है? किस चीज़ का NOC चाहिए होता है जी? चलिए मान भी लिया कि कैंपेन करने के लिए NOC चाहिए, वैसे तो खैर कैंपेन करने के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन मान लिया कि कैंपेन करने के लिए NOC चाहिए, तो सलमान राजा तो अभी कैंपेन भी नहीं कर रहे थे, वो तो अभी सिर्फ एंटर ही हुए थे। हो सकता है किसी दोस्त से मिलने गए हों, हो सकता है सयाहत के लिए गए हों, हो सकता है वहां पर गए हों, उन्होंने कैंपेन में हिस्सा ना लेना हो, सिर्फ मीटिंग्स लेनी हो, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया। तो फिर ये आर्गूमेंट देना तो बहुत ही फजूल सी बात है कि NOC चाहिए होता है और नवाज शरीफ NOC लेकर गए थे। भाई बैरिस्टर गौहर कौन सा NOC लेकर गए हैं जिनको आप कैंपेन करने दे रहे हैं? बैरिस्टर गौहर को भी ने भी तो NOC नहीं लिया, लेकिन उनको आप कैंपेन करने दे रहे हैं। कल हुज़ैफा रहमान साहब ने एक बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा, हुज़ैफा रहमान ने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि भाई ये किस बुनियाद पर फैसला हो रहा है कि ये बंदा कैंपेन कर सकता है, ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जी ये 9 मई जो लोग स्टेट के खिलाफ थे 9 मई को, जिन्होंने स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी और स्टेट के खिलाफ खड़े हुए थे, शिद्दत पसंद हैं, इन लोगों को हम कैंपेन में हिस्सा नहीं लेने देंगे, उनको कैंपेन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और जो 9 मई वाले नहीं है उनको कैंपेन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपका ये आर्गूमेंट भी मान लिया जाए तो फिर ये तो बताएं ना कि फैसला कौन कर रहा है कि इसको कैंपेन में हिस्सा लेने देंगे, उसको नहीं लेने देंगे। ये फैसला कौन कर रहा है? फैसला करेगा कौन? आप करेंगे, हुकूमत करेगी, कोई इलेक्शन कमीशन करेगा? कौन फैसला करेगा कि भाई ये 9 मई वाला और ये 9 मई वाला नहीं है? तो कमजोर आर्गूमेंट्स है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बहरहाल एक मजे की बात की है, इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने कहा कि जो अपने हलके हार चुके हैं पाकिस्तान में इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 को, वो सारे यहां कैंपेन करने आ गए। यानी बात तो ठीक है, नवाज शरीफ अपना हलका हार गए, कैंपेन करने के लिए गए हुए। ख्वाजा आसिफ 60,000 वोटों से रेहाना डार से हार गए, कैंपेन करने के लिए गए हुए। खुर्रम दस्तगीर साहब अपना हलका हार गए, वो कैंपेन करने के लिए गए हुए। राना सनाउल्लाह अपना हलका हार गए, वो कैंपेन करने के लिए गए हुए हैं। जो डिक्लेयर्ड हारे हुए हैं वो भी कैंपेन कर रहे हैं। जिनको जबरदस्ती का फॉर्म 47 दिया गया है वो भी कैंपेन कर रहे हैं। तो हारे हुए पाकिस्तान से मुस्तरद शुदा लोग जो है वहां जाके लोगों को वोट डालने की दावत दे रहे हैं। तो ये उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। और फिर उन्होंने कहा कि जो मुखालिफिन हैं इनकी 4 साल कारकर्दगी सिर्फ PTI को रोकने तक महदूद रही है ताकि वो इंतखाबात जीत सकें। कारकर्दगी कोई नहीं दिखाई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कारकर्दगी इन्होंने कोई नहीं दिखाई, लेकिन 4 साल तक इनकी कारकर्दगी सिर्फ ये रही है कि PTI को इतना दबाओ कि वोट जीत जाओ, इलेक्शन जीत जाओ। यानी अपने मुखालिफिन को ख़त्म करके, कुचल के ख़त्म करके वोट लो, क्योंकि मैदान में कोई और होगा ही नहीं, तो वोट तो सिर्फ आप ही को मिलेगा। ये उनका मतमा नज़र है कि बिल्कुल PTI को कुचल दो, ख़त्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। ये उनकी पॉलिसी रही है। और उन्होंने कहा कि हालात में बेहतरी ना आई तो सिस्टम से बाहर आने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। ये तो खैर वो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका ऐसे ही कहना भी इंपॉर्टेंट है। यानी ये भी बड़े दिल गुर्दे की बात है कि बैरिस्टर गौहर ने ऐसे ही कह दिया है कि हम सिस्टम से फिर बाहर निकल आएंगे अगर हमें दीवार से लगाया गया या अगर हमें मजबूर किया गया। तो बहरहाल बैरिस्टर गौहर अब चूंकि रहे ही अकेले गए हैं मैदान में कैंपेन करने के लिए, तो उन्हीं के कांधों पर यह सारी जिम्मेदारी है। हालांकि बहुत सारे चूंकि दूर दराज इलाके हैं ना, एक गिलगित का हल्का है, एक स्कर्दू का हल्का है, एक वो आखिर में जाके हल्के आते हैं, एक गागोच है, खिजर है, कहाँ कहाँ पे हल्के हैं। 4-4, 5-5 घंटे की मुसाफत है, 6-6 घंटे की मुसाफत है। तो बैरिस्टर गौहर बेचारे अकेला कितना भागेंगे छोटे छोटे कदमों से? कहाँ वो गिलगित से स्कर्दू जाएंगे और कहाँ स्कर्दू से गिजर जाएंगे। तो नून लीग वालों ने इसका हल निकाला हुआ है कि एक जलसा राना सनाउल्लाह भुगता रहे हैं, दूसरा जलसा जो है वो ख्वाजा आसिफ भुगता रहे हैं, तीसरा जलसा खुर्रम दस्तगीर भुगता रहे हैं। तो इस तरह करके उन्होंने अपना निज़ाम चलाया हुआ है। पीपल्स पार्टी भी एक जलसे से बिलावल खिताब कर रहे हैं, दूसरे जलसे से जो है वो आसफा भुट्टो खिताब कर रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है। नदीम अफजल चंद साहब हैं और लोग हैं। तो बहरहाल ये जो एक अब आखिरी मरहले में कैंपेन चली गई है, ज़ाहिर है पीछे तो कल का दिन ही कैंपेन का बचा है, हफ्ते को तो कैंपेन होगी नहीं, और फिर इतवार को तो वैसे ही पोलिंग है। तो देखते हैं कि जो आखिरी जुमे का दिन बचा है उसमें किस जमात की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो निजी दौरे पर जनेवा चले गए हैं। क्यों गए हैं ये तो सच्ची बात है, हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन बहरहाल है उनका ये प्राइवेट दौरा जनेवा का। जनेवा वो चले गए हैं।
यानी कि इस अहम मौके पर वो जनेवा गए हैं कि जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अगले ही दिन ज़ाहिर है जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा, इतवार की रात को ही जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा। तो 7 तारीख को जब जोड़ तोड़ हो रहा होगा के इलेक्शन में, तो यानी इलेक्शन के फ़ौरन बाद रिजल्ट्स में, तो नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं होंगे। दूसरा बजट है, 10 तारीख को बजट है। अगर बजट से पहले नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो अहम तरीन बजट इजलास में भी नवाज शरीफ शिरकत नहीं कर पा रहे होंगे। तो जो कौम के लिए जो पॉलिसी बनाने का दावा करते हैं कि हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम नवाज शरीफ पॉलिसी बनाते हैं, नवाज शरीफ हिदायत करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बहरहाल इस अहम इजलास में, बजट इजलास में नवाज शरीफ की शिरकत जो है वो मशकूक दिखाई देती है, अगर वो जनेवा से अगले 4-5 दिन में वापस नहीं आते तो। बजट इजलास की मैं बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही मखदूश हैं। वो जो कहते थे कि हमने देखो पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट कर रहा था उसको डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, ये हुकूमत के दावे दोनों गलत हैं। यानी पहला ये दावा कि जब 2022 में हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, ये दावा गलत है। पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा था। आप मुझसे ना पूछिए, आप उस वक्त जो नून लीग का हिस्सा थे ज़ुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल, उनसे पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा था मुल्क। इसके अलावा जो दूसरा दावा है कि हमने देखो डिफ़ॉल्ट से बचाया है, बिल्कुल नहीं। आपने पाकिस्तान को मईशत को अभी क्राइसिस से नहीं निकाला, आपसे पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकल पाया है। तो हालात ये हैं कि तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ के $35 अरब के करीब पहुंच गया है। तजारती खसारा क्या होता है? आपकी आमदन और आपके अखराजात, यानी जो आपकी इनकम आ रही है और जो आप बाहर पैसे भेज रहे हैं, जो डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो डॉलर बाहर जा रहे हैं, उसको जब जमा तफरीक आप करते हैं तो उसके बाद आपका पता चलता है कि आप प्रॉफिट में हैं या खसारे में हैं। तो वो जो खसारा है वो $35 अरब तक पहुंच गया है, $35 अरब। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड बुलंद सतह है बाय द वे। जुलाई से मई तक बरामदात पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो तकरीबन $28 अरब की हुई हैं, और इसी अरसे में जो दरामदात हुई हैं यानी इंपोर्ट्स हुई हैं वो तकरीबन $63 अरब की हुई हैं। यानी इस पहले 11 महीने में 6% की तकरीबन एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है और इंपोर्ट्स में 6% का इजाफा हुआ है। तो आप सोचें कि ना इंपोर्ट पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, ना एक्सपोर्ट्स पे कंट्रोल है, तो तजारती खसारा तो बढ़ना ही है। तो वो बढ़ते बढ़ते $35 अरब पे चला गया। $35 अरब कितना होता है? $35 अरब इतना होता है कि हम IMF से जो किस्त लेते हैं वो $1 अरब होती है। जो सऊदी अरब हमारे ऊपर एहसान करके हमारे पास डिपॉजिट रखवा देता है वो $2-3 अरब होते हैं। तो पाकिस्तान का अपना तजारती खसारा ही $35 अरब पे पहुंच गया है। तो ये पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, और हालत ये है कि हर पाकिस्तानी जो है वो जो पैदा होता है, जो नया बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही 3,33,000 रुपये का मकरूज़ होता है। तो जो फ़ी कस कर्जा गुज़श्ता माली साल के दौरान 13% इजाफे के बाद 3,33,000 रुपये तक पहुँच गया है, और हर एक साल में, यानी एक साल में हर पाकिस्तानी पर कर्जे का बोझ तकरीबन 39,000 रुपया बढ़ गया है। यानी अब जो पैदा होने वाला बच्चा है वो पिछले साल जो बच्चे पैदा हुए थे उसके मुकाबले में आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 39,000 रुपये ज़्यादा मकरूज़ हैं गैर मुल्की कर्ज़ों के। तो पाकिस्तान का मजमूई अवामी कर्जा 80.5 खरब रुपए से तजावुज़ कर गया, यानी 80 खरब रुपए से भी ज़्यादा। मजमूई कर्ज़ों का हजम बढ़कर 97,307 अरब रुपये हो गया है, जो गुज़श्ता साल 89 अरब और 79,774 अरब रुपए था। तो एक साल में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 7,500 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। तो आप सोचें ना कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसको हमने ठीक कर लिया है। अच्छा जी, एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। मैंने एक स्पेस में बात की, उसमें भी इमरान रियाज साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, उन लोगों ने भी मेरी बात से इख्तलाफ किया। ज़ाहिर है सबके पास अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं, PTI के और लोग भी हैं, लेकिन समहाउ मैं वही बात करता हूँ, देखें, जो जिस पर मैं कन्विंस्ड हूँ, और ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा कोई पर्सनल गेन तो हो ही नहीं सकता। और बात ये है, मैं आपके साथ पहले ख़बर शेयर करता हूँ, फिर मैं आप को याद आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ख़बर ये है कि PTI दौर में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए नैब से मदद तलब कर ली है। किसने? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। पार्लियामेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके पहले जुनैद अकबर साहब सरबराह थे, आजकल तारिक फजल चौधरी साहब उसको हेड करते हैं। तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसने तहरीक इंसाफ के दौर के जो मालियाती मामला थे उसकी तहकीकात के लिए केसेस नैब को भिजवा दिए हैं कि नैब बताए जी कितनी करप्शन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने।
खबर यह है कि PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा हायर एजुकेशन में 1 अरब रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने PTI दौरे हुकूमत में महकमा हायर एजुकेशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए नैब से मदद मांग ली है। कमेटी ने महकमा हायर एजुकेशन में 1 अरब रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और माली हेर फेर की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। नैब को हिदायत की गई है कि 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पेश करे। ज़ेरे तहकीक मामलात में गैर कानूनी तौर पर ठेके देने के इल्ज़ाम शामिल हैं। इजलास में माली बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक 50 ऑडिट पैराज का तफसीली जायज़ा लिया गया। तो PTI की हुकूमत के दौरान जो ऑडिट पैरा लगे हैं जिसमें 1 अरब रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगी उस मुबैना बेज़ाब्तगी की तहकीकात के लिए नैब को तलब कर लिया कि नैब तहकीकात करके बताए PTI के ख़िलाफ़। और इसी दौरान हो क्या रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 के दौरान और 13 से 18 के दौरान जो नून लीग की हुकूमत के स्कैंडल्स हैं या ऑडिट पैराज हैं उसको यूँ चुटकियाँ बजा बजा के सेटल किया जा रहा है, यानी आन की आन में। मैं पहले इसकी स्टोरी बता चुका हूँ। तो देखें, जिस खदशे का मैंने आपको पहले इजहार किया था, मैंने कहा था कि कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आ गई है। ज़ाहिर खान साहब का फैसला था और खान साहब का ये फैसला ब्रीफ करने पर होता है, यानी किसी ने जाकर उनको ब्रीफ किया होगा, एक रुख दिखाया होगा तस्वीर का। खान साहब ने कहा कि ठीक है कमेटियों से बाहर आ जाओ। हो सकता है खान साहब को बताया हो कि जुनेद अकबर साहब जो हैं, देखें ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं तो वो पार्टी को टाइम ही नहीं दे रहे। तो खान साहब ने कहा होगा ठीक है बाहर आ जाओ। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख हो सकता है खान साहब को ना दिखाया गया हो कि इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी करप्शन को तो साफ़ कर रही है पीपल्स पार्टी और PMLN, और PTI की जो चीज़ें हैं उस पर अगर PTI के वहाँ पर ख़ुद MNAs बैठे होते तो इस पर अपनी राय दे सकते थे। जो सामने अशराफिया बैठी होती है, सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, अफसरान बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, उनसे काउंटर क्वेश्चंस कर सकते थे, उनसे कह सकते थे कि तुम गलत कह रहे हो। लेकिन अब चूंकि PTI को डिफेंड करने के लिए कोई वहाँ पर है नहीं और अफसरान जो ब्यूरोक्रेसी है और वो और हुकूमत एक पेज पर हैं, तो PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ डालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि PTI को कमेटियों में वापस जाना चाहिए ताकि वो अपना एक किरदार अदा कर सकें। इतनी अहम कमेटियों से बाहर आना मुनासिब फ़ैसला नहीं है और ये फ़ैसला खान साहब से करवाया गया और मेरा ख़्याल है कि इसके तमाम पहलुओं पर पूरी तरह से गौर व खौज किए बगैर ये फ़ैसला करवाया गया। तो बहरहाल आपकी राय अभी भी मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी राय सर आँखों पर, लेकिन मेरी राय इस पर यह है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए एक और अहम ख़बर पर, और वो ख़बर यह है कि बजट में 20 पसमानदा तरीन अजला के साथ मजाक किया गया है और 40 अरब के मंसूबों के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। यानी हुआ क्या है कि 20 पसमानदा तरीन जो अजला हैं उसमें जो मंसूबे थे उसके 40 अरब के मंसूबे थे, उसमें से 39 अरब का बजट कट कर लिया गया है और सिर्फ 1 अरब दे दिया गया। कितने अजला के लिए? 20 अजला के लिए। कौन से हैं ये पसमानदा तरीन 20 अजला? ये हैं जनाब, ये ज़रा सुन लें। इसमें खुजदार है बलोचिस्तान से, कोलू है, मूसा खैल है, योब है, डेरा बुकटी है, किला सैफुल्ला है, कल्लात है, शिरानी है, चागी है। ये वो अजला हैं जिनके सारे फंड्स ले लिए गए हैं। और सिंध से थरपारकर, बदीन, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान है। इसी तरह से कोहिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान, बडग्राम और शांगला ये KP से हैं, और पंजाब से डेरा गाजी खान और राजनपुर हैं। तो ये जो 20 के करीब अजला हैं इनका 40 अरब रुपए की मालियात के तरक्याती फ़ंड्स बनते थे, मंसूबे बनते थे, लेकिन इनको सिर्फ 1 अरब रुपया दिया जा रहा है 20 अजला को। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कमज़ोर और ऐसे अजला हैं जो पसमानदा हैं तो उनकी महरूमियों का ख़ात्मा कैसे होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि पसमानदा इलाकों की महरूमियों का ख़ात्मा होना चाहिए और दूसरी तरफ आपकी वो तरजीह में शामिल ही नहीं है, यानी और बड़े बड़े जो अज़ला हैं उनके बजट में कोई कट नहीं लगेंगे, इनके बजट के कट का लगा दिए गए हैं। तो ये ख़बर है। अच्छा जी, दूसरा एक और अहम ख़बर है इसके हवाले से, ये जो सोलर सिस्टम है। देखिए, मैं पहले ही बार बार ये बात कह चुका हूँ कि दुनिया सोलर पे जा रही है और इंडिपेंडेंट हो रही है, यानी इन्हिसार ख़त्म कर रही है हाइडल पे या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है ना। हाइडल भी वैसे ग्रीन एनर्जी है, लेकिन ये जो फ्यूल से बनती है बिजली, कारखाने लगते हैं, कोयले से बनते हैं, उन सब से बेहतर यह है कि आप सोलर के ऊपर जाएं, हाइडल के ऊपर जाएं, पन बिजली के ऊपर जो हवा से बिजली बनती है उसके ऊपर जाएं। अब पाकिस्तान में जो नया डेटा सामने आया है वो ये है कि सोलर की जो मजमूई पैदावार है वो मुल्की तलब से भी बढ़ गई है।
यानी हमारे मुल्क में, हमारी पाकिस्तान में जो ज़रूरत है बिजली की, वो एवरेज तकरीबन 28,000 मेगावाट है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आईपीपीज़ की लगाई हुई है 41-42 हज़ार मेगावाट, और हम 41-42 हज़ार के पैसे देते हैं जबकि इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 27-28 हज़ार मेगावाट। लेकिन अब जो सोलर से पैदा हो रही है पाकिस्तान में, या हो सकती है, जितने सिस्टम लग चुके हैं वो बनते हैं 31,000 मेगावाट। यानी हमारी ज़रूरत 28,000 मेगावाट की है और पाकिस्तान में सोलर जो प्लांट लग चुके हैं, सोलर के सिस्टम लग चुके हैं, वो 31,000 मेगावाट के हैं। यानी हमारी ज़रूरत से भी 3,000 मेगावाट ज़्यादा। और इसमें जो नेट मीटरिंग से बिजली पैदा कर रहे हैं वो 12,000 मेगावाट के सिस्टम लग चुके हैं, और जो ऑफ ग्रिड हैं वो 18,900 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। तो ये मिला के 31,000 मेगावाट पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ सोलर को ही एक सिस्टम के अंदर ले आएँ और सोलर की बिजली को नेशनल ग्रिड में डाल दें, तो हमें ना आईपीपीज़ की ज़रूरत है, ना हमें हाइडल की ज़रूरत है, ना हमें पन बिजली की ज़रूरत है। सॉरी, पन बिजली कह रहा हूँ, ये जो हवा से बनती है, क्या इसे कहते हैं। हमें किसी और बिजली की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोलर की हमारा सोलर जो है वो हमारी बिजली की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी एक रिलीफ होगा पाकिस्तान के लिए कि आपका इंपोर्ट बिल बिजली के हवाले से ज़ीरो हो जाएगा और बिजली नहायत सस्ती हो जाएगी, नहायत सस्ती। लेकिन मसला क्या है इसमें एक मसला है। इसमें मसला यह है कि वो जो चंद गरीब बेचारे आईपीपीज़ के मालिकान हैं, चंद गरीब, उनके ख़ानदान तबाह हो जाएंगे ना। उनको कैसे, उनका पेट कैसे भरेगा। तो उनकी खातिर ये हम इसको नहीं करेंगे, बल्कि अभी भी सुन रहे हैं कि जो बजट में सोलर के लिए पॉलिसी आ रही है वो अवाम दुश्मन है, यानी सोलर दुश्मन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो हालांकि हमारे पास अब जो इंडिया यानी पूरा राजस्थान भर रहा है सोलर लगा के, नहरों के ऊपर सोलर लगा दिए ताकि नहरों का पानी भी ठंडा रहे और ऊपर से जो है वो बिजली भी बनती रहे, जगह भी इस्तेमाल हो जाए। और मैं ध्रुव राठी की ने एक इस पर अच्छी वीडियो की हुई है सोलर पे, वो जो उस पर पूरी डिटेल उसने बताई है कि पूरी दुनिया में जो सोलर है, सोलर सिस्टम, वो पूरी दुनिया की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। यानी इतना उसके अंदर पोटेंशियल है और हमें किसी और तरीके से पूरी दुनिया के इंसानों को ज़रूरत नहीं रहेगी बिजली पैदा करने की। लेकिन पाकिस्तान शायद वो मुल्क है रहेगा कि जहाँ पर आईपीपीज़ जो हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि आईपीपीज़ बिजली के कारखाने जो है वो उसमें खांचे हैं और सोलर में खांचे नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।